फिरोज जी, आपका आउटलुक क्या है फॉर 2025? पिछले 3 सालों के रिटर्न्स से होप्स बहुत हाई हो गई हैं इन्वेस्टर्स की। तो किस तरीके के रिटर्न्स 2025 से आ सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट करें इन्वेस्टर्स? दीपाली जी देखिए, 2025 एक मीडियन रिटर्न का साल होगा। मीडियन रिटर्न मतलब वो रिटर्न जो आधा समय निफ्टी ने उससे ज्यादा दिया हो और आधा समय उससे कम दिया हो। 11-12% की निफ्टी पे रिटर्न की उम्मीद करना गलत नहीं होगा, स्पेशली बिकॉज हम 2025 में उस लेवल्स पे जा रहे हैं जो पीक पे नहीं हो। 52 वीक हाई जो कैलेंडर ईयर का था वो ऑलमोस्ट 27 सितंबर 2024 का 16,200 ऑड का था, 26,200 का था। और हम आज 24,000 के नीचे 23,500 और 24,000 के भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं गेटिंग इनटू दिस ईयर। मेरे हिसाब से वो प्रीवियस पीक को पार करना मेरे हिसाब से इतना कठिन नहीं होगा 2025 में। सो 11 to 12% निफ्टी रिटर्न की आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं इस साल में, क्योंकि हम ट्रेजरी जब मैनेज करते हैं तो 3 बैरोमीटर्स देखते हैं। मीडियम टर्म बैरोमीटर्स में भी 1165 रुपए की निफ्टी की अर्निंग की उम्मीद है हमें इस साल में। उसमें से 518 रुपए पहले 2 तिमाहियों में आ चुका है फ्रॉम अ फाइनेंशियल ईयर परस्पेक्टिव। तो अर्निंग्स इतनी खराब नहीं है जितना नरेटिव बनाया गया है। 6.9% की ग्रोथ आई है पहले 2 क्वार्टर्स की इस फाइनेंशियल ईयर की, कैलेंडर ईयर की नहीं बात कर रहा हूं मैं। तो 1165 की निफ्टी की ग्रोथ अगर आती है रुपीज में तो 11% की ग्रोथ आएगी। तो मीडियम टर्म इज ओके। इकोनॉमी में एक दो अड़चने हैं, बाकी सब ठीक है। 7 पैरामीटर हम ट्रैक करते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी डेटा। उसमें से एक रेड में है, बाकी 6 ग्रीन में है, 4 डीप ग्रीन में है। फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म स्टैंड पॉइंट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे है, एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट डेटा एक अच्छा प्रेडिक्टर माना गया है एंड उसको बैक टेस्ट भी किया है हमने, फ्रंट टेस्ट भी किया है सिमुलेटर्स को यूज करके। सो कमिंग बैक टू द पॉइंटेड क्वेश्चन दीपाली जी, 11-12% की निफ्टी पे रिटर्न, अच्छे फंड मैनेजर्स 2-3% की अल्फा दे दें तो ये मेरा मानना है कि इट विल नॉट बी एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन फॉर दिस कैलेंडर ईयर। माना कि इसकी संभावना 90% ही है, देयर इज नो सर्टेनिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग, बट अ हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एल्यूड टू। फिरोज की अगर 10-12% के रिटर्न जो कि एक्सपेक्टेड है कि बन सकते हैं, विच इज़ डिसेंट रिटर्न्स अगर हम म्यूचुअल फंड हिस्ट्री को देखें, इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट ना हो, पहली चीज़। दूसरा ये मार्केट के पर्सपेक्टिव से ही कुछ रिस्क आप देख रहे हैं कि अगले 1 साल में? वाली जी, पहला जो प्रश्न है आपका, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स काफी समझदार हो चुके हैं। ये जो नैरेटिव है कि पोस्ट कोविड इन्होंने कोई गिरावट नहीं देखी, वो गलत है मैथमेटिकली। 2021 अक्टूबर से लेके 2023 अक्टूबर तक निफ्टी 18,000 से लेके 18,000 ही थी। 2 साल तक निफ्टी ने कुछ नहीं किया है और 2 साल तक एसआईपी के आंकड़े 9,000 से बढ़ के 17,500 तक पहुंच गए थे इस 2 साल के दौरान। तो ये 2 साल में यूक्रेन की वॉर हुई, यूएस के ब्याज दरें बढ़ी, इंडिया की ब्याज दरें बनी, 18,500 तक निफ्टी 4 बार गई, 15,000 प्लस चेंज भी 4 बार दिखाया। तो कोविड के बाद जो इन्वेस्टर आए हैं, इतने भी मार्केट में थोड़े से भी झटके नहीं देखे। ये गलत है मैथमेटिकली। अगर आप पूरी निफ्टी की लेवल्स को एक्सेल शीट पे डालेंगी लास्ट 1,500 वर्किंग डेज की, तो आपको लगेगा कि मार्केट में काफी झटके मिले हैं। और ये जो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की जो प्रथा चालू हुई है वो इतनी खोखली नहीं है। ये मेरा पॉइंट 1 है। पॉइंट 2, आई थिंक रिटर्न एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने भी कहा दीपाली जी, मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, रिटर्न जो है वो एक्सटर्नल वेरिएबल है, उसके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। रिस्क एक ऐसी चीज है जो आप निर्णय लेते हैं। तो रिटर्न का जो ये है कि एक्सपेक्टेशन ठीक रखें, उस आधार पे रखें कि आपको दूसरी जगह क्या मिल रहा है। एफडी में कितनी रिटर्न मिल रही है? 5%। रियल एस्टेट में आप 10 साल की रिटर्न देख लें, इंडिया के कोई भी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कोई भी सबसे अच्छी मार्केट हैदराबाद रही है, उसमें भी 8% कंपाउंडेड आया है। गोल्ड में 11% आया है। तो आपकी जो उम्मीदें हैं मार्केट से 20-25% की, वो आती कहां से है ये मुझे समझ नहीं आता। तो प्लीज क्रिएट एन एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट अदर एसेट्स हैव गिवन यू। क्रिप्टो छोड़ दें, क्रिप्टो एक एक झटका दिखाता है हर 5-7 सालों में, बट उसके अलावा तो बाकी कोई एसेट ने 15-20% की रिटर्न नहीं दी है। तो उम्मीद को कैलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रहा सवाल रिस्क का, मेरे हिसाब से रिस्क गणे हैं।
जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक रिस्क तो मैं बहुत पॉजिटिवली देखता हूं, क्योंकि हर साल, लास्ट 15 साल में हर साल कोई ना कोई रिस्क तो था ही। वो रिस्क की वजह से ही मार्केट रुक के दूसरों को वेट का मौका देती है एंटर करने का। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट देयर इज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसीलिए मार्केट आज 23,500 पे है, 23,700 पे है। चाइना की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ, इंडियन एफआईआईज ने पैसे लार्ज कैप से निकाले। सो टू पॉइंटेड रिस्क, वन इज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड रेगुलेटरी पॉलिसी चेंजेस इन चाइना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क होंगे 2025 के लिए, एंड लार्जली ग्लोबल। डोमेस्टिक रिस्क्स मेंशन करने लायक मेरे हिसाब से इतने नहीं है। फिरोज जी, आपके रडार पर कौन सी थीम्स रहेंगे फॉर 2025? और दीपाली जी, काफी सारी थीम्स है, बट इसको मैं एब्रीवेट करके याद रखने के लिए आसान कर दूं। एबीसी की थीम है, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये तीन जो थीम्स हैं 2025 में अच्छा करने की उम्मीद है। अच्छा का ये मतलब है, क्योंकि अच्छा एक इंसान के लिए 50% रिटर्न हो सकता है, दूसरे के लिए 20% हो सकता है। अच्छा का मतलब ये है, हमारे हमारे हिसाब से जब हम रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कौन सी थीम में निफ्टी को 4 से 5% एक साल में बीट करने की क्षमता है। तो निफ्टी ऑटोमोबाइल, बैंक निफ्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो इंडेक्स है, ये निफ्टी को 3 से 5% बीट करने की उम्मीद रखते हैं 2025 में। सो एबीसी, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ओके। इनफैक्ट फिरोज जी, जो प्रबलीन ने पॉइंट मेंशन किया, हमने योर मनी में इतने सारी क्वेरीज लेते हैं, हमने देखा है जिस तरीके के रिटर्न्स मिड कैप स्मॉल कैप्स में बने हैं, इन्वेस्टर्स ने ओवरलैपिंग की है अपने पोर्टफोलियो में, मिड कैप स्मॉल कैप का कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रखा है। क्या ये समय है उस कॉम्पोजिशन को चेंज करने का, नए पोर्टफोलियो बिल्डिंग के हिसाब से भी, और जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज हैं क्या वहाँ भी थोड़ा सा रीशफल करने की ज़रूरत है परसेंटेज कॉम्पोजिशन को लेकर? दीपाली, बिल्कुल सही फरमाया है। जो मिड कैप स्मॉल कैप में डाला है वो सडनली 70-80% पे भी गया है। बट अगर हम पूरे देश की बात करें ना दीपाली जी, जो ये आंकड़ा मैं देखता हूँ, ये शॉकिंग आंकड़ा है। इंडिया के पास 900 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स है, मतलब इंडिविजुअल्स के पास, कॉर्पोरेट छोड़ दीजिए। हाउस होल्ड सेविंग्स इंडिया की 900 लाख करोड़ में से सिर्फ 7 लाख करोड़ डायरेक्ट इक्विटी स्मॉल कैप और म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्मॉल कैप से आए। 1% से भी कम है। इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स का 1% इंडिया के स्मॉल कैप में डालना मेरे हिसाब से अनिवार्य है। तो ये जो है कि बहुत स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़े लोग हैं जो उनकी एसेट एलोकेशन को गड़बड़ा के पूरे पैसे पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। तो पहला, टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, आपको ये देखना है कि आपकी टोटल एसेट कितनी है। सिर्फ म्यूचुअल फंड ना देखें। अगर आपके पास 100 रुपए कुल मिला के, हर चीज को मिला के हो, अपने घर को छोड़ के जिसमें रहते हैं, तो उसमें से आपको पहले ये देखना है कि इक्विटी में कितना जाएगा। अगर इक्विटी में 60% नहीं है, ज्यादातर इंडिया के हाउस होल्ड में 60% इक्विटी नहीं है। 80% रियल एस्टेट मिल जाएगा, 50% का गोल्ड का पोर्टफोलियो मिल जाएगा, 60% का ओवरऑल एसेट पे इक्विटी पोर्टफोलियो नहीं मिलता है। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने की अगर बात हो रही है 2025 में, ये प्रण लें कि 50% एटलीस्ट मैं इक्विटी में रखूंगा, मेरे ओवरऑल वेल्थ का, पीपीएफ, ईपीएफ सब जोड़ा के। और उस इक्विटी के हिस्से में से अगर आप 15% से 20% भी स्मॉल कैप में रखते हैं, उस इक्विटी के हिस्से में से, गलत नहीं होगा। क्योंकि इंडिया में 2,500 स्टॉकों में से 2,000 स्टॉक को तो हमने माइक्रो कैप करार दिया है। सिर्फ 500 कंपनियों के भीतर ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कवर हो जाता है। बाकी 1900 जो ट्रेडेड कंपनियां एनएससी पे, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कैप कहते हैं। तो स्मॉल कैप इतना स्मॉल भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। फिरोज जी, आपकी टॉप फंड चॉइसेस पहले कौन सी रहेंगी? मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई की डिविडेंड यील्ड फंड रहेगी, और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। ये दो स्कीम्स जो बुनियाद बनाएंगे अपने पोर्टफोलियो की, ये दो स्कीम्स रहेंगी फ्रॉम द फर्स्ट टू फॉर 2025। ये दोनों ही एक्टिव स्कीम्स हैं। एक्टिव स्कीम्स मेरे हिसाब से अच्छी होती हैं, क्योंकि और उसमें 3-4% का निफ्टी पे अल्फा मिलने की उम्मीद है। ये पहली दो स्कीमें होंगी जिसमें लार्ज कैप का काफी अच्छा झुकाव है। जैसे पब्लिक मैडम कह रही थी कि लार्ज कैप में झुकाव होना चाहिए। दीज टू एक्चुअली पुट अ रीजनेबल पोर्शन इन द लार्ज कैप। तीसरा होगा मल्टी कैप कैटेगरी।
उसमें होगा क्वांट एक्टिव फंड। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, बट फिर भी इसकी फ्यूचर पोटेंशियल हमारे हिसाब से अच्छी है, और फंड सिक्लिकल होते हैं। सो क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप कैटेगरी का। फिर उसके बाद आता है मिड कैप कैटेगरी का कोटक इमर्जिंग इक्विटीज मिड कैप फंड। इसमें पंकज टिब्रेवाल फंड मैनेजर थे। उसके जाने के बाद हमने इसको फिर भी होल्ड और बाई की रिकमेंडेशन रखी, क्योंकि नीलेश सर खुद ही इसको पोर्टफोलियो को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बिकॉज इट वाज अ फ्लैगशिप स्कीम, और वो कंटिन्यू करता है हमारी मॉडल पोर्टफोलियो में। रहा सवाल लास्ट स्मॉल कैप कैटेगरी में, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो चिराग सेतलवाड साहब मैनेज करते हैं। ये 3 स्कीम्स will be the last 3, and ये पांचों अलग कैटेगरीज की हैं, तो they give you a different flavor, different asset management companies and styles as well.